नमस्कार मित्रों, जब कविता और नज़में जब आसपास के परिवेश पर टिप्पणी करती हैं तो लगता है कि ये इतिहास से भी ज़्यादा प्रासंगिक और ज़्यादा प्रामाणिक हैं। हमारे पड़ोस में अफ़गानिस्तान में घोषणा हो रही है कि अफ़गानिस्तान को आज़ाद करा दिया गया। अब ये किसने आज़ाद कराया, किससे आज़ाद कराया, इस बात का कोई उल्लेख करने की ज़रूरत नहीं। जो विजेता है, जिसके पास सत्ता है, वह समझता है कि मैंने इस देश को स्वतंत्र कराया है और अफ़गानिस्तान वस्तुतः किसी भी अन्य देश का उपनिवेश नहीं था। शांति स्थापना के लिए वहाँ बहुत कुछ आए। पहले सोवियत संघ की फ़ौजें आईं, बाद में अमेरिकी फ़ौजें आईं और इसके बीच में वहाँ का साहित्य, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की कला, सब चीज़ों को बुरी तरह से रौंदा गया। इस बात का जिक्र कोई नहीं करता। सिर्फ घोषणाएं होती हैं, हाथ में तनी हुई हथेली में पकड़ी हुई बंदूक से ये घोषणाएं होती हैं कि हमने आज अपने देश को आज़ाद करा लिया। और मुझे याद आती हैं कुछ कविताएं। आज उन कविताओं के माध्यम से सारे परिवेश को समझने की कोशिश करेंगे। एक मित्रों, भगवत रावत कवि हुए हैं, बहुत मैं उनका बड़ा सम्मान करता रहा हूं और उन्होंने अंतिम जो जीवन के 4-5 वर्ष हैं वो गुर्दे की बीमारी में काटे और अंत में वो किडनी के फेल्योर से ही उनका निधन हुआ। इससे पहले उनसे कुछ बार बातें भी होती थी और बातचीत में वो कुछ कविताएं भी अपनी सुनाते थे और बिस्तर पर लेटे लेटे वो कविताओं का जब पाठ करते थे तो लगता था कि जैसे कोई बहुत बड़ा मनीषी कुछ सत्य अन्वेषी किस्म की बातें, घोषणाएं किए जा रहा है जो शाश्वत हैं। बरसों पहले उनसे एक कविता सुनी थी जो आज भी लागू होती है। कविता थी उनकी मनुष्यता। और कविता सुनिए, आप भी यही इसी निर्णय पर पहुंचेंगे कि कविता में, साहित्य में और इन माध्यमों से जो बात भी कही जाती है वो कई बार इतिहास से ज़्यादा प्रामाणिक और ज़्यादा प्रासंगिक होती है। मनुष्यता को बचाने उन्होंने हिरोशिमा पर बम डाला। मनुष्यता को बचाने उन्होंने हिरोशिमा पर बम डाला। मनुष्यता को बचाने उन्होंने वियतनाम उजाड़ डाला। मनुष्यता को बचाने उन्होंने इराक़ को किया तबाह। मनुष्यता को बचाने उन्होंने अफ़गानिस्तान रौंद डाला। मनुष्यता को बचाने उन्हें पता नहीं कब क्या करना पड़ जाए। मनुष्यता को बचाने उन्हें पता नहीं कब क्या करना पड़ जाए। बेचारे मनुष्यता के पुजारी, वे अपने स्वभाव से लाचार, उनकी मनुष्यता अपरंपार। उनकी मनुष्यता अपरंपार। और इस तरह से मैं समझता हूँ कि ये जो 9 पंक्तियाँ या 7 पंक्तियों की कविता है, ये कविता अपने आप में समकालीन इतिहास का जो मर्म है, जो अन्वेषण है, जो निष्कर्ष है, उसे हमारे सामने प्रस्तुत करती है। और मित्रों, जिस तरह की ज़िंदगी हम जी रहे हैं, इस तरह की ज़िंदगी पर हाल ही में मुझे एक कविता पढ़ने का अवसर मिला। हमारी ज़िंदगी में क्या कुछ आ गया है, लेकिन वो किन कारणों से आया है, इस बात को हम कभी इस बात का नोटिस नहीं ले पाते। सेल फ़ोन आज की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है, अनिवार्य हिस्सा। ये रिक्शा वाले के पास भी है, बड़े आदमी के पास भी है। और हमारे अपने देश में कहा यह जाता है कि आबादी जितनी भी हो, एक एक व्यक्ति के पास कई जगह 2-2, 3-3 फ़ोन भी हैं। कुल मिला के 80% लोग, अगर आबादी का आप अनुपात लगाएंगे तो उनके हाथ में सेल फ़ोन है। सेल फ़ोन को कविता के माध्यम से समझने का प्रयास करता हूँ। एक निकारागुआ के एक कवि हुए हैं, अर्नेस्टो कार्डिनल। उनकी एक कविता है जिसके माध्यम से सेल फ़ोन की जो एक प्रकार से जो अंतर कथा है, जो अंतर व्यथा है, उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। आप कविता को सुनिए और अनुमान लगाइए चीज़ों का अपने आप कि आप अपने सेल फ़ोन पर बात करते हैं। आप अपने सेल फ़ोन पर बात करते हैं, करते रहते हैं, करते जाते हैं और हंसते हैं अपने सेल फ़ोन पर, ये ना जानते हुए कि वह कैसे बना है। हम हंसते भी हैं, बातें भी करते हैं, करते जाते हैं और ये नहीं जानते कि वह कैसे बना है
और ये तो और भी नहीं कि वह कैसे काम करता है, हमें इस बात का भी कोई आभास नहीं है, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये कविता की पंक्तियाँ, मैं बात नहीं कर रहा आपसे, लेकिन संवादात्मक भाषा में एक कविता की शैली है जिसका आप मूल्यांकन अपने आप करते रहिएगा। ये एक अनुवाद है मूल कविता का। क्या आप अपने सेल फ़ोन पर बात करते हैं, करते रहते हैं, करते जाते हैं और हंसते हैं अपने सेल फ़ोन पर, रोते भी हैं अपने सेल फ़ोन पर, ये ना जानते हुए कि वह कैसे बना है। ये ना जानते हुए कि वह कैसे बना है, और ये तो और भी नहीं कि यह कैसे काम करता है, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है। परेशानी की बात ये नहीं कि आप इसे नहीं जानते, जैसे मैं भी नहीं जानता था, लेकिन कांगो में मौत के शिकार होते हैं बहुत से लोग, हज़ारों हज़ार। इस सेल फ़ोन की वजह से वे मौत के मुंह में चले जाते हैं। इस सेल फ़ोन की वजह से वे मौत के मुंह में चले जाते हैं। कांगो के पहाड़ों में कोल्टन होता है। कांगो के पहाड़ों में कोल्टन होता है। सोने और हीरे के अलावा ये भी एक खनिज है जो वहाँ पर कांगो के पहाड़ों में होता है। पहाड़ों में कोल्टन होता है और जो काम आता है सेल फ़ोन के कंडेंसरों में। खनिजों पर कब्ज़ा करने के लिए बहुराष्ट्रीय निगमें और बहुराष्ट्रीय कंपनियां और उनके महाप्रबंधक, उनके वैज्ञानिक छेड़े रहते हैं एक अंतहीन जंग, और 15 साल में 50 लाख मृतक। लेकिन वे नहीं चाहते कि ये बात लोगों को पता चले। लोगों को पता चले। विशाल संपदा वाला देश है जिसकी आबादी त्रस्त है, जिसकी आबादी बुरी तरह से त्रस्त है गरीबी से, और दुनिया के 80% कोल्टन के भंडार कांगो में हैं। कोल्टन वहाँ छिपा हुआ है, और कोल्टन वहाँ छिपा हुआ है 30,000 लाख वर्षों से। और नोकिया, मेट्रोला, कंपाक, सोनी सब खरीदते हैं कोल्टन, और पेंटागन भी, न्यूयॉर्क टाइम्स भी, और कॉरपोरेशंस भी। और वे इसका पता नहीं चलने देना चाहते। वे नहीं चाहते कि युद्ध ख़त्म हो। वे नहीं चाहते कि युद्ध ख़त्म हो ताकि कोलाहल को हथियाया जाना जारी रह सके। और 7 से 10 साल तक के बच्चे निकालते हैं कोल्टन, क्योंकि छोटे छिद्रों में वे बच्चे आसानी से समा जाते हैं। छोटे छिद्रों में वे बच्चे आसानी से समा जाते हैं। उनके छोटे शरीर 25 सेंट रोज़ाना की मजूरी पर, और झुंड के झुंड बच्चे मर जाते हैं कोल्टन पाउडर के कारण। झुंड के झुंड बच्चे मर जाते हैं कोल्टन पाउडर के कारण, या चट्टानों पर चोट करने की वजह से, जो चट्टानें गिर पड़ती हैं उनके ऊपर। और न्यूयॉर्क टाइम्स भी ये नहीं चाहता कि ये बात पता चले, और इस तरह अज्ञात ही रहता है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ये संगठित अपराध। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ये संगठित अपराध बाइबल में पहचाना गया है। सत्य और न्याय और प्रेम और सत्य, तब उस सत्य की अहमियत में जो हमें मुक्त करेगा शामिल है कोल्टन का सत्य भी। कोल्टन जो आपके सेल फ़ोन के भीतर है, जिस पर आप बात करते हैं और बात करते जाते हैं और हंसते हैं सेल फ़ोन पर बात किए हुए। तो मित्रों, ये कविता के माध्यम से एक बड़े ही गहन विषय को हमने समझ लिया कि हम किस तरह की ज़िंदगी जीते हैं, जिस ज़िंदगी में बहुत सारा हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी है वो विशैला वातावरण है। और उस विशैले वातावरण में जब युद्ध लड़े जाते हैं, या जब नैतिकता की बातें होती है, जब वैज्ञानिक अनुशीलन की बातें होती है, और जब प्रगति की राह पर चलने की संकल्प होते हैं, तो उस वक्त बड़ी स्थिति हास्यास्पद हो जाती है कि हम जिस सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति का दावा करते हैं, वो क्रांति कांगो के अबोध बच्चों की सिसकियों और उनकी दम तोड़ दी हुई छोटी छोटी लाशों पर
से उपजती है तो ये कितनी खतरनाक है, इस बात का आप अनुमान लगाइए। और अब जब युद्ध चल रहा है हमारे आसपास, हमारे परिवेश में, तो उस वक्त बहुत सारी बातें याद आती हैं मित्रों। उस वक्त शाहिर की एक कविता है, उसका ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी होगा। और इसी तरह के एक संदर्भ में जब हमारे आसपास युद्ध के विस्फोटों की आवाज़ें गूंज रही हैं और एक आपाधापी और दौड़ धूप का एक माहौल जो है हमारे सामने, हमारे आसपास परिवेश पर छाया हुआ है, उसमें फिर शाहिर की एक नज़्म है वो याद आती है कि खून अपना हो या पराया हो, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, कि जंग मशरिक़ में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। जंग मशरिक़ में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर, बम घरों पर गिरें या सरहद पर रूह तामीर ज़ख्म खाती है। रूह तामीर ज़ख्म खाती है और खेत अपने जलें कि औरों के, ज़ीस्त फाकों से तिल मिलाती है, कि टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है। कोख धरती की बांझ होती है और फतह का जश्न हो कि हार का सोग, ज़िंदगी मैयतों पे रोती है, कि जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। और इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। शुक्रिया दोस्तों।